dear students, today we'll complete class 7 science chapter number 4 heat part 3rd. This is third lecture. Already I have covered first and second lecture. Link is given in description. In this lecture we'll complete some important topics like thermometer, types of thermometer and transfer of heat. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, थर्मामीटर्स में आएंगे। तो टाइप ऑफ थर्मामीटर कितने होते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर देयर इन यूज़, यानी नॉर्मल यूज़ की बात अगर हम करें तो हम 2 प्रकार के थर्मामीटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट आपका है लेबोरेटरी थर्मामीटर और दूसरा होता है केमिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का मतलब होता है कि ये ऐसा थर्मामीटर जो हम लैब में यूज़ करते हैं, क्योंकि लैब में जब टेम्परेचर हम मापने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ एक अलग प्रकार का थर्मामीटर यूज़ करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर यूज़ करते हैं जो छोटे साइज़ में होता है वो अलग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो आप देखते रहिए। चलिए अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है या क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है या इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैं पॉइंट बाई पॉइंट एक एक करके सारी चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ कि क्लिनिकल थर्मामीटर आपका एक्चुअली होता कैसे है। तो नॉर्मल तौर पे थर्मामीटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ऑलरेडी आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेम्परेचर लेने के लिए, आपका बुखार चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट निकालता है, ग्लास का रहता है, उसको आपके मुँह के अंदर रहता है। उसके बाद वो बताता है कि इतना टेम्परेचर है या मतलब आपके पास इतना बुखार है। तो कैसे चेक करता है, तो ये आपका थर्मामीटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। थर्मामीटर में कौन कौन से पार्ट हैं, यहाँ पर आप देखो एक ब्लैक कलर का पार्ट है जो थिन ग्लास यानी पतले ग्लास का बना होता है। पतले ग्लास का बना होने का रीज़न क्या होता है कि जब भी हीट उसके कंडक्ट में आती है, कॉन्टैक्ट में आती है, तो वो तुरंत जो है हीट को कंडक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर पतले कांच मतलब थिन ग्लास का यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़ ब्लैक कलर का जो आपका एल्कोहल टाइप दिखाई दे रहा है या कुछ भी पदार्थ दिखाई दे रहा है, कुछ मैटर दिखाई दे रहा है, दैट इज मर्क्यूरी और कलर्ड एल्कोहल। या तो यहाँ पर मर्क्यूरी यूज करते हैं या फिर कोई भी कलर्ड एल्कोहल यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका टेम्परेचर लिखा हुआ है यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 50, 60, 70, 80, वो अलग अलग थर्मामीटर में अलग अलग टेम्परेचर मापा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो पॉइंट है यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ये है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको अगर हम बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो इसी को हम बोलते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि ये यहाँ का जो ग्लास होता है वो थिन ग्लास का होता है, जबकि ऊपर का जो पूरा ग्लास होता है ये बोरो थिक ग्लास होता है, मतलब मोटा ग्लास होता है। अच्छा, मोटा ग्लास की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि टूटे नहीं, और यहाँ पर पतले ग्लास की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सके। तो ये आपके दो तीन पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दी। अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपके पास मटेरियल यहाँ पर रखा होता है, ये जो आपका ब्लैक कलर में मटेरियल आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर में आपको मटेरियल दिख रहा है, ये मटेरियल होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और तुरंत एक्सपांड करता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसमें मर्क्यूरी नॉर्मल तौर पे यूज़ करते हैं। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो एक्सपांड होता है, एक्सपांड मतलब फैलता है, फैलता है। तो ये यहाँ पर इस पाइप से, इस नली से होकर इस तरह से आपका मर्क्यूरी आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे मर्क्यूरी आगे बढ़ेगा तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ेगा उतना टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये ब्लैक वाली लाइन देखो आपको कहाँ तक आ गई, 40 तक, तो इसका मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर और ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा और एक्सपांड होगा और पहुँच जाएगा यहाँ पर, यानी आपका टेम्परेचर 50 हो जाएगा। और ज़्यादा हीट करेंगे, और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये और ज़्यादा एक्सपांड होगा और ये और आगे बढ़ के यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये पहुँच जाएगा उतना टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना
रहता है। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक जो केमिकल, चाहे क्लिनिकल हम थर्मामीटर की बात करें या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें, दोनों थर्मामीटर का एक ही प्रोसेस होता है, एक ही काम होता है, बस साइज और क्वालिटी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप शरीर के लिए, शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वहाँ पर किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले है क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बुखार चेक करता है तो पहले हाथ से चेक करता है, हाथ से उसे कुछ समझ नहीं आता तो सीधे थर्मामीटर निकालता है और आपके मुंह में लगा देता है। थोड़ी देर बाद निकाल के देखता है तो उसे लगता है कि अच्छा 100 फ़ारेनहाइट, मतलब आपके पास बुखार है। तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो बुखार को चेक करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द बॉडी टेम्परेचर वेरियस स्लाइटली, देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, और इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है वो लगभग 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, और अगर बहुत कम होगा तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। ये बॉडी टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर का तो वो माइनस में भी टेम्परेचर ले जाएगा, 0 से भी स्टार्ट करेगा, 100 तक भी ले जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट कहता है क्लिनिकल थर्मामीटर हैज graduated scales on which scale is maintained in degree Celsius and in degree Fahrenheit। यानी जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें दो स्केल्स होती हैं अलग अलग, एक डिग्री फ़ारेनहाइट बताती है और एक आपका डिग्री केल्विन बताती है। जैसे अभी मैंने लास्ट वाले इमेज में आपको बताया था कि उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को दो स्केल्स वहाँ दिखाई गई हैं, एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्मॉल डिवीजन ऑन द बॉडी ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हम बात करें थर्मामीटर में जो स्केल होती है वो उसका बहुत स्मॉल डिवीजन होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। कितना तक कर पाएगा, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस में, ऐसा अगर हम स्केल देखें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के बीच में भी 10 डिवाइडेशन किए गए हैं ताकि अच्छे से टेम्परेचर आप बता सकें। आप बता सकते हैं 37.2 प्लस डिग्री सेल्सियस, है ना, दैट इज। नेक्स्ट है आपका द रेंज इन टर्म ऑफ फ़ारेनहाइट ऑन द बॉडी ऑफ द थर्मामीटर इज बिटवीन 94 डिग्री सेंटीग्रेड टू 108 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात तो हमने बात कर ली कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यदि हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिख गया है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है कि नॉर्मल तौर पे जो बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में अगर हम कंसीडर करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी यदि आपका सामान्य तापमान तो लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पर अगर इससे कम है तो दिक्कत है, इससे ज़्यादा है तो दिक्कत है। आपने देखा हो कभी अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर टेम्परेचर बताता है 100 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है। तो 103 डिग्री बुखार है मतलब ऐसा नहीं है कि 103 डिग्री सेल्सियस बुखार है। लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, कि टेम्परेचर के स्केल कौन कौन सी होती है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, डिग्री केल्विन क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उसको देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बुखार कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल
यानी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो एक्चुअल होना चाहिए दैट इज टेम्परेचर, एंड इन द सेल्सियस स्केल इट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब एंड अ लिक्विड मर्क्यूरी एंड अल्कोहल ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्लूइड इज फिल्ड इनसाइड इट। यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कैसे बना होता है, तो जस्ट अभी हमने लास्ट में आपको डिस्कस किया था, चित्र हमने आपको दिखाया था, तो हमने आपको बताया था कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किससे बना होता है, दो चीज़ों से बना होता है। एक तो ग्लास ट्यूब के बना होता है और दूसरा उसमें एक लिक्विड भरा होता है। वो लिक्विड क्या हो सकता है, तो मैंने बताया उसमें मर्क्यूरी हो सकता है, कोई अल्कोहलिक पदार्थ हो सकता है जो कि कम टेम्परेचर पर तुरंत सेंसिटिव होता है और एक्सपांड करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लिक्विड लिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल तौर पर मर्क्यूरी लिया जाता है। मर्क्यूरी क्यों लिया जाता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी एक्सपांड डिवीजन ऑन द बॉडी ऑफ द थर्मामीटर शोज द इंक्रीज टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर मापते कैसे हैं, तो नॉर्मल तौर पे जो वहाँ पर सब्सटेंस डला हुआ है, मर्क्यूरी मान लेते हैं डला है, तो जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो इंक्रीज करता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो एक्सपांड होता है, फैलता है, और जैसे ही फैलता है तो वो शो करता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ थर्मामीटर बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन एंड ही इज कॉल्ड द थर्मामीटर इज थर्मोस्कोप। यानी अगर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि सबसे पहला थर्मामीटर किसने इजाद किया था, तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले थर्मामीटर का यूज़ किया था। उसने मर्क्यूरी को वहाँ पर यूज़ किया था और उसकी जो पहली टर्मिनोलॉजी थी थर्मल एक्सपांसन को उसने यूज़ किया था, और उसका जो थर्मामीटर उसने जो बनाया था तो उसको क्या बोला था, उसका नाम दिया था थर्मोस्कोप। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं कि थर्मल एक्सपांसन को सबसे पहले किसने दिया, गैलीलियो ने दिया। दूसरा है कि थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो थर्मल एक्सपेंशन पे काम करता है। और तीसरा है कि जो गैलीलियो ने पहला थर्मामीटर बनाया था उसका नाम क्या था, तो दैट इज थर्मोस्कोप। ठीक है, तो थर्मोस्कोप कैसे काम करता है वो आपको पता ही है। दो पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल थर्मामीटर आज की ज़रूरत कह सकते हैं, आज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है। तो नॉर्मल तौर पर डिजिटल थर्मामीटर होते क्या हैं, तो डिजिटल थर्मामीटर आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर एक्यूरेसी। सबसे पहली उसकी प्योरिटी क्या है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है, एंड अ डिजिटल डिस्प्ले ऑन द सोज, और इसके ऊपर डिजिटल डिस्प्ले होता है जो हमें दिखाता है कितना टेम्परेचर है। इट इज रिक्वायर्स बैटरी फॉर फंक्शन, और इसको बैटरी की जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो पहली बात क्या है, दो तीन चीजें बातें ध्यान दिखा दूंगा आपको डिजिटल थर्मामीटर की। पहली बात, डिजिटल थर्मामीटर को क्या करना पड़ता है, बैटरी की जरूरत होती है। दूसरा, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि इसमें डिस्प्ले लगा होता है, आपको बार बार उसको झटक कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितना है कितना है कितना है, नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा कि टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। हीट ट्रांसफर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हीट ट्रांसफर यानी हीट कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या वन बॉडी से अदर बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सिंस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबको पता है कि हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, एंड इट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ फ्रॉम अनदर बॉडी। इसलिए जो हीट होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, कैसे ट्रांसफर होता है, तो दिस ट्रांसफर ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी। और ये किस बात पे डिपेंड करता है कि दो बॉडी है मान लो, दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है तो जिधर टेम्परेचर कम होगा उधर टेम्परेचर जाएगा, जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उधर से टेम्परेचर जाएगा। और अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो वहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि दो बॉडी है मान लो, एक का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, एक का टेम्परेचर कम होना चाहिए। जिधर टेम्परेचर ज़्यादा है वो कम की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग थ्री मोड्स। यानी हीट कैसे ट्रांसफर होती है उसके कौन कौन से मोड है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। थ्री मोड्स हैं हीट ट्रांसफर के। पहला है आपका कंडक्शन,
दूसरा है आपका कन्वेक्शन एंड तीसरा इज रेडिएशंस। तो 3 पार्ट्स हैं आपके, कह सकते हैं 3 मोड्स हैं आपके ट्रांसफर ऑफ हीट के। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन क्या होता है एक्चुअली में? इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट करिए कि जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल जब हीट कंडक्ट होता है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट मतलब कोई भी वहां पर मूवमेंट नहीं होगा, यानी पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएंगे। सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में टेम्परेचर, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, इस तरह का जो ट्रांसफर होता है हीट का उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। सिंपल सी अगर हम बात करें तो जितने भी सॉलिड होते हैं वो सभी किस बेस पे हीट कंडक्ट करते हैं? कंडक्शन के बेस पे। कैसे? तो जैसे मान लेते हैं आपने देखा होगा कुछ लेबर जब काम करती है तो लेबर अगर काम करती है उसे मिट्टी का या किसी चीज़ का कुछ दूर तक पहुंचाना होता है। तो अगर लेबर ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं कि एक ही लेबर सामान लेके दूसरे स्थान तक नहीं जाता, बल्कि आपने देखा होगा कि एक ऐसी श्रृंखला बना लेते हैं, सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक को देते हैं फिर उस दूसरे को ट्रांसफर करता है, दूसरे तीसरे को ट्रांसफर करता है, तीसरे चौथे को ट्रांसफर करता है, चौथा पांचवें को ट्रांसफर करता है और पांचवा उसे आगे कर देता है। तो इस तरह का जो कंडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। अब नॉर्मल तौर पे ये काम कैसे करता है? तो एग्जांपल की बात करें कि इफ वी हीट वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड द अदर एंड ऑफ द रॉड आल्सो बिकम हॉट, यानी कोई भी अगर मान लेते हैं रॉड ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड को मैं एक तरफ से यहाँ से हीट करना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैं हीट करता हूँ तो आप देखते हैं तो हीट तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, टेम्परेचर मैं इस कोने में दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपका यहाँ पर भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, यहाँ पर भी हीट हो जाता है, जबकि यहाँ पर बॉडी का या यहाँ पर पार्टिकल्स का कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं है। सिर्फ एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में हीट ट्रांसफर होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सॉलिड जनरली गेट हीटेड बाय कंडक्शन, यानी जितने भी सॉलिड होते हैं वो सभी हीट का कंडक्शन कैसे करते हैं? बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है कि इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ मीडियम टू अनदर पार्ट ऑफ मीडियम एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पर क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट ट्रांसफर होती है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर मीडियम जितने भी पार्टिकल्स जितने होते हैं उनमें एक्चुअल मूवमेंट होता है, यानी एक पार्टिकल से जिसको हीट मिल जाती है वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, दूसरे को हीट मिलती है फिर अगले स्थान पर चला जाता है, यानी पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं और इस तरह से हीट कंडक्ट होता है। तो जनरली ऑल फ्लूइड्स मतलब होता है जितने भी फ्लो कर सकते हैं, लाइक लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। तो जनरली ऑल फ्लूइड्स लाइक लिक्विड एंड गैसेस गेट हीटेड अप बाय कन्वेक्शन, यानी जैसे हमने बताया कि सॉलिड क्या करते हैं, कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जितने भी लिक्विड या गैसेस होते हैं वो कन्वेक्शन मेथड से हीट को ट्रांसफर करते हैं। एंड द फिनोमेना ऑफ सी ब्रिज, और ये फिनोमेना कहाँ आपको दिखाई देता है? सी ब्रिज में दिखाई देता है ड्यूरिंग डे, एंड लैंड ब्रिज ड्यूरिंग द नाइट आर बेस्ड ऑन नेचुरल कन्वेक्शन। नॉर्मल तौर पे कहाँ देखा जा सकता है? तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा ये एक्चुअली क्या होते हैं। तो ये दोनों किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? कन्वेक्शन पे, यानी यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपना स्थान छोड़ सकते हैं या पार्टिकल्स में एक्चुअल मूवमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सी ब्रिज। एक्चुअली सी ब्रिज होता क्या है? तो ड्यूरिंग द डे द हीट फ्रॉम द सन रीच्ड द लैंड एंड सी वाटर ऑन अर्थ, यानी दिन के समय अगर सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से हीट आती है, सन से हीट आती है, तो वो लैंड को भी मिलती है और सी पर यानी समुद्र पर भी मिलती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बट लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन द सी वाटर, लेकिन जो सी वाटर होता है उसकी अपेक्षा लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, जबकि सी वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ का इंक्रीज हुआ? लैंड का। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? सो द एयर इज कॉन्टैक्ट विद द लैंड इज हीटेड अप एंड बिकम्स लाइटर।
ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि लैंड में जितनी भी एयर होती है वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो लाइटर मतलब हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद वो ऊपर उठ जाती है। एज ए रिजल्ट इज राइज अप, यानी ऊपर चली जाती है, एंड द कूलर एयर फ्रॉम एबव द सी मूव्स डाउन टू फिल द एस्केप एंड दिस क्रिएट ए सी ब्रिज। ठीक है। तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सी ब्रिज कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये लैंड है, ये वाला पोर्शन आपका है सी ब्रिज। ठीक है। अब यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि समुद्र में या फिर लैंड में सनलाइट जो होती है, मान लेते हैं यहाँ पर ये सन है, सन की जो लाइट है वो आपको प्रॉपर दोनों जगह सेम मिलती है, चाहे हम बात करें किसके, लैंड की बात करें चाहे वहाँ। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज किसका होता है, लैंड का, जबकि सी का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता है, समुद्र का। तो जब यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो एयर होगी वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने से वो ऊपर उठ जाएगी। तो जैसे ही हल्के यहाँ की एयर जो है लैंड की वो ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ की जगह खाली हो जाएगी। ठीक है। जब नीचे की जगह खाली हो जाएगी तो समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवा है, ठंडी एयर है, कूल एयर है, वो कहाँ जाएगी, वो सीधे लैंड की तरफ आएगी उस खाली स्पेस को भरने के लिए। जैसे यहाँ पर आई, यहाँ बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर से गर्म हुआ, फिर से ऊपर गया और फिर से इधर चला गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ की हवा इधर आएगी तो फिर यहाँ जगह खाली हो जाएगी, तो ये हवा किधर चली जाएगी, इधर। हमेशा देखना, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था कि टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाता है। तो जैसे इधर टेम्परेचर ज़्यादा है तो किधर जाएगा, तो इस तरफ जाएगा, इधर टेम्परेचर कम है तो किधर जाएगा, ज़्यादा की तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस क्या कहते हैं, हवाओं का चलना प्रारंभ हो जाता है। यानी दिन के समय समुद्र की तरफ से पृथ्वी की तरफ यानी लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं। ठीक है। इसे हम बोलते हैं सी ब्रिज। इस तरह से सी ब्रिज आपका बनता है। दूसरा अगर हम बात करें लैंड ब्रिज क्या होता है, तो लैंड ब्रिज जस्ट अपोजिट होता है। यानी सी ब्रिज आपका डे के टाइम में होता है, जबकि लैंड ब्रिज क्या होता है, नाइट के समय होता है। नाइट के समय क्या होता है, टेम्परेचर सूर्य से मिलता नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं लैंड या समुद्र की बात करते हैं तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। कैसे, आपको पता है कि पानी एक ऐसी चीज होती है जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, और सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसको ठंडा होने में भी। ठीक है। तो एट नाइट द लैंड लूज इट्स हीट फास्टर देन द सी वाटर, और इसलिए जैसे ही सूर्य डूब जाता है तो जो हीट रिलीज होती है वो पृथ्वी यानी जो लैंड होता है वो तुरंत रिलीज कर देती है और तुरंत ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से गर्म रहता है। यानी पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया और आपका जो समुद्र है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो अब क्या होता है कि समुद्र का जो टेम्परेचर है वहां की हवा गर्म होगी और ऊपर जाएगी और पृथ्वी की तरफ आएगी। पृथ्वी की तरफ जैसे ही आएगी तो यहाँ की जो हवा है वो किधर जाएगी, समुद्र की तरफ, क्योंकि वहाँ की हवा खाली हो गई है। मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ आपको। ये है लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि रात के समय में टेम्परेचर यहाँ का यानी जो लैंड होती है यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर ज़्यादा का कहाँ होता है, यहाँ का। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई जो वाटर होता है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है या बहुत धीरे धीरे गर्म होता है। तो जो पृथ्वी होती है, जो लैंड होती है वो तुरंत ठंडी हो जाती है, जबकि जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो टेम्परेचर इस समय कहाँ का ज़्यादा है, पानी का। पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होगी हवा तो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ की हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ जगह हो जाएगी खाली। तो जैसे ही खाली जगह हो जाएगी तो जो लैंड में एयर है वो किधर आ जाएगी, समुद्र के पास आ जाएगी। जैसे ही यहाँ की हवा खाली होगी तो ये हवा वापस से घूम के कहाँ आ जाएगी, लैंड पे आ जाएगी। लैंड की हवा फिर से पृथ्वी तक आ जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है और फिर क्या बन जाता है आपका लैंड ब्रिज। तो ये बेसिक डिफरेंस है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सही। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन की, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, एक्चुअली रेडिएशन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द रिसीवर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट। यानी ये ऐसा पोर्शन होता है जहां पर कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन सोर्स से आपकी हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। द सोर्स ऑफ रिसीवर एंड ऑल्सो विदाउट हीटिंग एंड इंटरवेचिंग मीडियम, यानी कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। एंड ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, यानी किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड वी फील वार्म व्हेन वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन, सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, उससे हमें गर्मी फील होती है, हीट फील करते हैं। एंड हीट रेडिएशन ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10
मीटर पर सेकेंड। और जो हीट ट्रांसफर होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 3 इंटू 10 टू पावर, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से आपका हीट का रेडिएशन जो होता है वो फ्लो होता है। ये करेक्शन आप देख लेना, अगर कहीं पर अगर नोट्स में 108 मीटर पर सेकेंड लिख गया हो गलती से तो आप उसको सुधार लेना 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, कंडक्टर्स मतलब जो कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर मतलब जो कंडक्ट नहीं करते हैं। कंडक्टर्स गुड कंडक्टर, इंसुलेटर बैड कंडक्टर, बेसिक डिफरेंस है। चलिए आज इसको डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो मटेरियल्स दैट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजली और कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी वे पदार्थ जो आसानी से हीट को अपने में से कंडक्ट होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, दैट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स के एप्लीकेशन कहाँ है, यूजेस कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला है कि द कुकिंग utensils are made up of metals because they are conductors of heat, so they will allow the heat of flame to pass through them required to cook the food। यानी सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें तो किचन में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, चाहे वो हम कुकर यूज़ करते हो या और कुछ कई सारे बर्तन यूज़ किए जाते हैं, तो जितने भी बर्तन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए वो सभी मेटल के यूज़ किए जाते हैं। तो मेटल का यूज़ क्यों करते हैं, दैट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर हम उसको एक तरफ से गर्म करेंगे तो पूरी तरफ गर्म हो जाएगा। यानी खाना जो होता है वो कहाँ होता है, वो बर्तन के अंदर होता है। हीट कहाँ से हम देते हैं, बाहर से देते हैं। तो जैसे बाहर से हम हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास बर्तन है, ये आपके पास कढ़ाई है, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी मटेरियल आपने रखा है उसको पकाने के लिए, ठीक है। आप पकाने के लिए आपने रख तो दिया, अब आप नीचे से गर्म करना शुरू कर दो। ये लो हमने बर्नर लगा दिया। अब जैसे हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम गर्म कहाँ से कर रहे हैं, आउटर सरफेस पर, जबकि जो मटेरियल है वो कहाँ है, वो इनर सरफेस पर। यदि आपका जो बर्तन है, जो पॉट है, वो हीट कंडक्ट नहीं करेगा तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी, और जब तक बाहर नहीं जाएगी तो किसी भी कंडीशन में आपका भोजन पकेगा नहीं, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा है मर्क्यूरी इज यूज्ड थर्मामेट्रिक लिक्विड बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो थर्मामीटर होता है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, थर्मामीटर में जो हीट कंडक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मर्क्यूरी, तो मर्करी क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ मेटल, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्ड आपका है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्युमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो यू कैन से सिल्वर। सिल्वर के बाद क्या आता है, कॉपर और एल्युमिनियम आते हैं, दैट आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब होता है बैड कंडक्टर्स, यानी जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम इजली और कॉल्ड इंसुलेटर। यानी वे मटेरियल्स जो हीट को कंडक्ट करते नहीं हैं या हीट को कंडक्ट करने को अलाउ नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर, या दैट्स कॉल्ड आल्सो बैड कंडक्टर्स। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, एक अच्छा क्वेश्चन है। एंड सब्सटेंस लाइक ग्लास, कौन कौन से एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस लाइक ग्लास, वुड, प्लास्टिक, रबर आर द bad conductors या are the insulators and also the non metals are the insulators। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो भी हमने शायद वो भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जैसे हमने बोला कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। सही बात है कि मेटल जितने होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में भी कुछ ऐसे मेटल हैं या नॉन मेटल में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं दैट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, लाइक ग्लास। अब ग्लास को एक तरफ गर्म कर दोगे दूसरी तरफ भी गर्म हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है, गुड कंडक्टर्स है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होते हैं। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर का यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हैंडल ऑफ कुकिंग utensils are made up of insulators so that we can hold them through the insulated। यानी जो हम बर्तन बनाते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी कि हम कुकर जो बनाते हैं वो मेटल का क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो हीट अच्छी कंडक्ट करता है, लेकिन उसका जो हैंडल हम बनाते हैं वो हम इंसुलेटर का बनाते हैं ताकि जब हम उसको पकड़ के उठाएं तो हमें
गर्म नहीं लगे। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो आप कितना भी यहाँ से गर्म करेंगे तो जितना मेटल है वो गर्म हो जाएगा, पर ये इंसुलेटर होने की वजह से गर्म नहीं होता है, इसलिए उसको पकड़ के उठाने के लिए जो हम हैंडल यूज करते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर्स। सेकेंड आपका द गैप बिटवीन डबल वॉल्स ऑफ एन आइस बॉक्स इज फिल्ड विथ ग्लास वूल विच इज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यदि आपने देखा होगा जो बर्फ़ की जो सिल्लियाँ आती हैं उसमें जो आउटर सरफेस जिसकी वॉल होती है उनके बीच में अगर यूज़ कोई चीज़ की जाती है तो बैड कंडक्टर्स यूज़ की जाती है, जैसे ग्लास, यूल, है ना, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है ताकि वो आसानी से पिघले नहीं। नेक्स्ट आपका है वी वियर वूलन क्लॉथ्स एंड यूज ब्लैंकेट्स इन विंटर एज दे कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर एंड विच इज द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड देयरफॉर डज नॉट अलाउ हीट energy to flow onward from our body, thus our body stops losing heat and we feel warm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा डिस्कस करने वाली बात होती है कि जब भी सर्दी की बात आती है तो सर्दी में हम स्वेटर्स, जैकेट, शॉल क्यों यूज़ करते हैं? क्या हम ऐसा इसलिए यूज़ करते हैं ताकि बाहर का टेम्परेचर हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस जाए, हम उसको कवर कर लें, इसलिए नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने जैकेट पहन ली या हमने स्वेटर पहन लिया या हमने शॉल ओढ़ लिया तो बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने कपड़े पहन रखे हैं वो दैट आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसकी वजह से बाहर की जो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आता है, बल्कि अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता है। ध्यान रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्दियों में जब हम कपड़े पहनते हैं तो इसलिए नहीं पहनते कि बाहर की ठंडी अंदर नहीं आ जाए, बल्कि इसलिए पहनते हैं कि अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर हीट कंडक्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर हीट कंडक्ट होती है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर का टेम्परेचर कम है, शरीर के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और हमें ठंडा फील होता है, न कि बाहर की ठंडी हमारे शरीर के अंदर आती है इसलिए ठंडा फील होता है। तो ध्यान रखना, और इसीलिए हम स्वेटर जैकेट का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ताकि वो अंदर की हीट को बाहर की ओर कंडक्ट ना करें। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर। क्लियर है? अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक एग्जांपल और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमेशा मैं आपको डिस्कस करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि जैसे नॉर्मल तौर पे जो हैंडपंप होता है, जो पानी जमीन के अंदर से निकलता है, आप देखो गर्मियों के समय पानी ठंडा निकलता है, लेकिन सर्दियों के समय पानी गर्म निकलता है। जबकि गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा पानी निकलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? सोचो और दिन भर सोचते रहो। अगर आपको आंसर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना या मुझे पर्सनल फोन या व्हाट्सएप कर देना कि सर दैट इज द मेन रीजन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, because we are uploading daily basis video, so you can get notification and watch the video. Thanks again for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for daily notification. Thank you so much. Bye bye. Take care. Jai Hind.